बेटा, एंड दैट वाज अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, तो हम लिख लेंगे हमारे पास अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, अब ये अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस हमारे पास कब था बेटा? ये था 1968 टिल 69। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे 1968 टिल 69। अब व्हाट वाज दिस अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस? ये एक्चुअली था क्या बेटा, और इसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे? बेटा होता ये है कि ये एक ऐसा कॉन्स्पिरेसी केस होता है। सबसे पहले तो चलो मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि व्हाट इज अगरतला। अगरतला क्या है बेटा? ये जो वर्ड है अगरतला, नेम ऑफ अ सिटी, ठीक है, जो कि इंडिया में है, और शेयर अ बॉर्डर, शेयर अ बॉर्डर विद ईस्ट पाकिस्तान, जो आज के टाइम का बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये अगरतला इंडियन सिटी है बेटा, जो बिल्कुल बॉर्डरिंग सिटी है, और ईस्ट पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती थी। ठीक है, बिल्कुल बॉर्डरिंग है। लेकिन अगर हम इसको ढाका से इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो 225 किलोमीटर्स इसका डिस्टेंस है। लेकिन अगर हम नेबरिंग मतलब बॉर्डर के करीबी देखें तो बॉर्डर के साथ लगा हुआ एक इंडियन सिटी है अगरतला। तो अब होता ये बेटा कि ये एलिगेशन लगाया जाता है शेख मुजीबुर रहमान पे और उनके साथ 34 अदर पीपल्स पे। ठीक है, क्या कहा जाता है? एलिगेशन लगाया जाता है शेख मुजीबुर रहमान और 34 पीपल्स पे कि भाई दे आर इन्वॉल्व्ड इन अ कॉन्स्पिरेसी विद इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, ये इंडियन गवर्नमेंट इंडियन ऑफिशियल्स के साथ मिलके एक कॉन्स्पिरेसी प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मेन एलिगेशन होती है, मेन एक्यूज्ड कौन होता है इसमें? अपना होता है शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है जी, शेख मुजीबुर रहमान पे ये एलिगेशन लगाई जाती है। इनके साथ 24 लोग और होते हैं बेटा। अच्छा, 24 लोग कौन होते हैं बेटा? उसमें कुछ सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उसमें कुछ बंगाल की तरफ से जो बंगाल साइड के आर्मी के ऑफिसर्स भी होते हैं, कुछ वेस्ट पाकिस्तान के साइड के आर्मी ऑफिसर्स भी होते हैं, कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, जिसको कहा जाता है मेनली अवामी मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे। अच्छा, अब वो प्लान क्या कर रहे थे? उन पे इल्जाम ये लगता है कि बेटा देवर प्लानिंग कि वो किसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प लेके बेटा, इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प लेके जो है वो क्या कर सकें बेटा, ईस्ट पाकिस्तान को सेपरेट कर सकें। ठीक है, तो उन पे ये एलिगेशन लगता है कि उन्होंने इंडिया के साथ मिलकर ये प्लानिंग की थी कि किसी तरीके से हम इंडिया के साथ मिलके एक प्लान बनाएं और वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट करा लें। क्या करा लें? ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट करा लें। अब जैसे मैंने आपको बताया शेख मुजीब मेन पर्सनालिटी हैं, लेकिन इसके अलावा लेफ्टिनेंट कमांडर मौजम हुसैन, कैप्टन मंसूर अली, ठीक है, इसके अलावा आपका जहूरुल हक, जहूरुल हक के बारे में तो मैं आपको आगे भी बताऊंगा, ये भी इसमें इन्वॉल्व थे। ईस्ट पाकिस्तान के ज्यादातर सिविल सर्वेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे। अब इनको पकड़ा कैसे जाते हैं? देखो, अगर मैं आपको अगरतला के एरिया की पिक्चर भी दिखा दूं, दिस इज हाउ अगरतला इज। ठीक है, ये ईस्ट पाकिस्तान का मैप है और आपको साथ ही बिल्कुल अगरतला यहाँ पर नजर आ रहा होता है। अब बच्चा होता क्या है? देखो, अयूब खान की जो गवर्नमेंट होती है वो इस पूरे प्लान को एक्सपोज करती है। ठीक है, और अयूब खान की गवर्नमेंट का ये कहना होता है कि भाई दे वर टेकिंग हेल्प फ्रॉम इंडिया एंड दे वर विलिंग टू इंसाइड द पीपल इन ईस्ट पाकिस्तान, और ये लोग ईस्ट पाकिस्तान में एक रिवोल्ट क्रिएट करना चाहते थे। दूसरी बात यह है कि उन पे ये भी इल्जाम लगा कि ये मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो थी ईस्ट पाकिस्तान में, मतलब वेस्ट पाकिस्तान ने जब ईस्ट पाकिस्तान में आर्मी को डिप्लॉय किया हुआ था तो पोस्ट थी ना, आर्मी की लोकेशंस थी। तो ये भी इल्जाम लगा कि शेख मुजीब और उसके लोग आर्मी के इंस्टॉलेशन को कैप्चर करना चाहते हैं और सीक्रेटली इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना चाहते हैं ईस्ट पाकिस्तान की। तो इस वजह से शेख मुजीबुर रहमान और इन सब लोगों को अरेस्ट कर लिया गया बेटा, और इनका ट्रायल शुरू हो गया। अब होता यह है बेटा कि अयूब खान, अगर आप ये सोचोगे कि भाई सर ये एक्सपोज कैसे हुई चीज, तो बेटा देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी थी, इसके बाद इंटेरोगेशंस हुई दूसरे लोगों को पकड़ के। तो उनका ये कहना था कि इस वजह से ये हमने पूरी कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज कर दिया बेटा। ठीक है भाई, लेकिन बेटा ये चीज कितना सच्चाई थी इसमें और कितना ज्यादा फैब्रिकेटेड थी, इसको हम चल के अभी और देखते हैं। ठीक है भाई, अब होता क्या है मेरा बच्चा? अब जब पकड़ लिया जाता है इन लोगों को, तो
ट्रायल स्टार्ट हो जाता है इन द जून 1968। ठीक है, चलो हम लिख लेते हैं। आफ्टर अरेस्टिंग ऑल द मेजर पर्सनालिटीज हु वर इन्वॉल्व्ड, ठीक है, ट्रायल स्टार्टेड ट्रायल स्टार्टेड इन 1968। ठीक है, इस पे ऊपर ट्रायल स्टार्ट हो जाता है बेटा कैंटोनमेंट एरिया के अंदर, जो मिलिट्री प्लेस होती है। तो ये कहाँ स्टार्ट हुआ ट्रायल? ढाका कैंटोनमेंट एरिया के अंदर। ठीक है, तो वहां पर इन सब पर ट्रायल स्टार्ट हो जाता है बेटा। तो ट्रायल स्टार्ट जब होता है तो साथ ही साथ लोगों का प्रोटेस्ट भी ईस्ट पाकिस्तान में बढ़ता जाता है। लोग ये कहते हैं कि भाई शेख मुजीबुर रहमान और उनके लोगों को रिलीज किया जाए, उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है। और इस सारे इंसिडेंट में टर्निंग पॉइंट जब आता है बेटा, कि जैसे मैंने आपके सामने एक जहूरुल हक का नाम लिया था, ठीक है, जहूरुल हक जो थे इसमें, उनको जब शॉट डेड किया जाता है ढाका के कैंटोनमेंट एरिया के अंदर, तो ये चीज और ज्यादा मैसिव अपराइजिंग को क्या करती है, एक स्टार्ट देती है। तो जो लोग सिर्फ सिंपली प्रोटेस्ट भी कर रहे थे ईस्ट पाकिस्तान के, हु वर डिमांडिंग टू रिलीज द शेख मुजीबुर रहमान, हु वर डिमांडिंग टू रिलीज द अदर पीपल, नाउ द protest turned into a violent protest after the किलिंग ऑफ द जहूरुल हक। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, जब ये प्रोटेस्ट ईस्ट पाकिस्तान में बहुत मैसिवली बढ़ने लगता है बेटा, तो वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस केस से विड्रू कर लेती है, मतलब इस केस को खत्म कर देती है 1969 के अंदर। ठीक है बेटा, और 1969 के अंदर ये केस खत्म करते ही उन सब लोगों को रिहा कर दिया जाता है बेटा, जिनके ऊपर ये इल्जाम लगा था कि वो अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस में इन्वॉल्व है। तो देखो बेटा, अब काफी ज्यादा हिस्टोरियंस इस बात को क्लेम करते हैं कि ये अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस सिर्फ और सिर्फ एक फैब्रिकेटेड केस था और इसमें कोई भी रियलिटी नहीं थी। अब उसके बारे में जब मैंने पढ़ा कि ये फैब्रिकेटेड क्यों है और उसको क्यों किन बेसिस पे फैब्रिकेटेड कहा जाता है, तो हिस्टोरियंस ने अपनी अपनी अलग अलग राय दी है इसके ऊपर। पहली बात उन्होंने ये कही कि बेटा अगर ये वाकई एक ट्रू कॉन्स्पिरेसी केस था तो ये तो बेटा गद्दारी थी, और शेख मुजीबुर रहमान तो डायरेक्ट ट्रेटर डिक्लेयर किया जाना था। और आपको पता है ट्रेटर के खिलाफ तो बहुत सख्त जो है वो अटेम्प्ट होनी है, और हम उसको लीव नहीं कर सकते इस तरीके से। तो अचानक से गवर्नमेंट ने इस केस से विड्रू क्यों किया, इस केस को खत्म क्यों किया, और उन सारे एक्यूज जो थे उनको छोड़ा क्यों, है ना, पहली बात तो ये थी। दूसरी बात वो ये भी कहते हैं बेटा कि ये उस वक्त केस स्टार्ट किया गया था कि व्हेन द शेख मुजीब्स पॉपुलैरिटी वाज राइजिंग इन ईस्ट पाकिस्तान, कि जब शेख मुजीब बहुत पॉपुलर हो रहे थे ईस्ट पाकिस्तान में, बंगालीज उनको पसंद करते थे, उनको सपोर्ट करते थे। तो ये कहा जाता है कि ये एन उसी वक्त की कॉन्स्पिरेसी क्यों आई। तो कहीं ना कहीं क्या शेख मुजीब की इमेज को क्या करने के लिए, डाउन करने के लिए तो नहीं थी? क्या शेख मुजीब के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट ट्रायल इसलिए रखा गया ताकि उनकी पॉपुलैरिटी को समाव कम किया जा सके? सो दैट्स व्हाई द अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस, इसको काफी हिस्टोरियंस फैब्रिकेटेड कहते हैं। ठीक है, और देखो इसका कोई फाइनल वर्डिक्ट भी तो नहीं निकला ना बेटा, और जो भी अक्यूज थे उनको छोड़ दिया गया, डन हो गया बेटा। तो इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज ऑपरेशन सर्च लाइट। अब ये ऑपरेशन सर्च लाइट था क्या बेटा? ऑपरेशन सर्च लाइट के बारे में वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन कंट्रोवर्शियल चीज होती है तो उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस कम ही होते हैं। डन हो गया। अब इसके बाद हम ऑपरेशन सर्च लाइट को अगर देखते हैं बेटा, तो इट वाज बेसिकली अ मिलिट्री क्रैकडाउन ओवर द ईस्ट पाकिस्तान। आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूं। यू नो दैट कि ईस्ट पाकिस्तान में द पीपल were not happy with the West Pakistan's stance not to transfer the power to the East, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान तो इलेक्शन जीत चुके थे, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद भी बेटा उनको पावर नहीं दी जा रही थी। ठीक है, डिले किया जा रहा था। तो होता क्या है बेटा, 1970 के अंदर ये डेडलॉक बन जाता है अवामी लीग के बीच में और वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट में। यू नो दैट के शेख मुजीब के साथ नेगोशिएशन की जा रही थी। वेस्ट पाकिस्तान के जो लीडर्स थे, भुट्टो साहब, याह्या, वो नेगोशिएशन कर रहे थे बेटा। ठीक है, नेगोशिएशन करते जा रहे थे, लेकिन वो नेगोशिएशन सक्सेसफुल 70 में नहीं होती। तो फाइनली 1971 के अंदर
ये ऑपरेशन सर्चलाइट स्टार्ट किया जाता है। जनरल याह्या खान वॉज प्रेजेंट एट ढाका, लेकिन सीक्रेटली जनरल याह्या खान ढाका को छोड़ के आ जाते हैं बेटा। ठीक है, और याह्या खान के जो ढाका लीव करने का मामला था उसको बहुत ही सीक्रेट रखा जाता है, कि ताकि बंगालीज को ना पता लग जाए कि याह्या खान यहाँ से जा रहे हैं, या फिर इंडियंस को ना पता लग जाए कि याह्या खान यहाँ से जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि बंगालीज कोई प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दें, या फिर इंडियंस जो है वो जनरल याह्या खान की फ्लाइट को कोई डैमेज करे, इंडियन एयरफोर्स बेसिकली। तो याह्या खान को बड़े सीक्रेटली निकाल दिया जाता है। When the Bengali knew that Yahya Khan left the Bengal, so they understood that something is going to be happen, which will not be very good, कि अब कोई ना कोई एक्शन उनके खिलाफ होने जाएगा। जनरल टेका खान, हम जब भी बात करते हैं तो हम इसके अंदर तीन लोगों की बात करेंगे, ठीक है बेटा। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर सबसे ज्यादा मेन फ्रंट पे कौन था ऑपरेशन सर्च लाइट में, तो मेन फ्रंट पे हम ये कहेंगे भाई डेफिनेटली ऑर्डर्स वर गिवन बाय जनरल याह्या खान। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट थे, जनरल याह्या खान की तरफ से ऑर्डर मिले थे। और जो गवर्नर था बंगाल में, प्लस जो अपना CA MLA था, चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर था बंगाल के अंदर, वो था बेटा जनरल टिक्का खान। ठीक है, जनरल टिक्का खान जो था वो ईस्ट बंगाल में, मतलब ईस्ट पाकिस्तान में गवर्नर की पोस्ट पर था। इसके अलावा अगर हम और एक और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी देखें जिनके पास पूरी कमांड थी, ईस्टर्न कमांड थी पूरी की पूरी, तो वो थे लेफ्टिनेंट जनरल A K न्याजी। ठीक है, हम इनका नाम लिख देंगे, वो थे लेफ्टिनेंट जनरल A K न्याजी। ठीक है, इनके पास पूरी ईस्ट पाकिस्तान की कमांड थी, मतलब मिलिट्री की कमांड थी, ईस्टर्न कमांड थी इनके पास। ठीक है भाई, तो ये तीन हमारे पास इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज आ जाती हैं। जिन लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर बुक लिखी है, तो उन्होंने जनरल टिक्का खान को द बुचर ऑफ बंगाल का टाइटल भी दिया है। क्या दिया है टाइटल? द बुचर ऑफ बंगाल। नहीं बेटा, ये वो वाला नहीं, टिक्का खान इनका नाम है, और बुचर ऑफ बंगाल का इनको टाइटल मिला था। ठीक है भाई, चलो। अब होता क्या है बेटा, अब ये ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट हो जाता है। और ऑपरेशन सर्च लाइट का जो मेन टारगेट होता है वो था टू अरेस्ट द पॉलिटिकल लीडर्स, टू क्रैक डाउन अगेंस्ट दोज स्टूडेंट्स हु आर सपोर्टिंग अवामी लीग और उनके फेवर में कैंपेन करी हैं। साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल्स को पकड़ना, प्रोफेसर्स को पकड़ना, बंगाली नेशनलिस्ट को पकड़ना, यूनिवर्सिटीज और रेजिडेंशियल एरियाज पर क्रैक डाउन हुआ। ठीक है, तो इन सारी चीजों को टारगेट करते हुए ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट हो जाता है बेटा। ठीक है, अब साथ ही साथ मेन टास्क क्या होता है इसका? इसका मेन टास्क होता है, चलो अब हम बताते हैं कि भाई व्हाट वाज द मेन एम ऑफ दिस ऑपरेशन। ठीक है, इस ऑपरेशन का मेन एम था क्या बेटा? सबसे पहले अगर हम मेन एम में बात करें तो अरेस्ट ऑफ शेख मुजीब। ठीक है, टॉप ऑफ द लिस्ट, सबसे बड़ा तो यही टास्क था, अरेस्ट द शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है भाई, शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करना। नंबर 2, अनआर्म्ड करना बंगाल बंगाल रेजिमेंट को। बंगाल रेजिमेंट क्या है? आर्मी में रेजिमेंट्स होती है ना, पंजाब रेजिमेंट, KP रेजिमेंट, बंगाल रेजिमेंट, ठीक है, बलूच रेजिमेंट। तो जो बंगाल रेजिमेंट थी बेटा, बंगाल के अंदर जो वेस्ट पाकिस्तान की ही आर्मी थी, उसको अनआर्म्ड करना, उसके पास कोई वेपन न रहे, क्योंकि अगर वेपन रहेगा तो वो रेजिस्ट करेंगे। ठीक है भाई, और साथ ही साथ था टू क्रश द रेजिस्टेंस, टू क्रश द रेजिस्टेंस, एंड लास्ट में था टू टेक ओवर ढाका एंड मेजर सिटीज। ठीक है, सो दीज वर द मेन एम्स ऑफ दिस ऑपरेशन। इस वजह से ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था। और फिर आपको मैंने बताया कि व्हाट हैपेंड इन द ऑपरेशन सर्च लाइट, द क्रैक डाउन ओवर, व्हाट हैपेंड व्हाट हैपेंड इन द ऑपरेशन। चलो भाई, हमने लिख लिया। ऑपरेशन में होता ये कि बेटा क्रैक डाउन ओवर इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है, स्टूडेंट्स और पॉलिटिशियंस। ठीक है, इन सब पर क्रैकडाउन किया जाता है, इन सब को पकड़ा जाता है, नेशनलिस्ट को पकड़ा जाता है। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये क्रैकडाउन एक्चुअली स्टार्ट हो जाता है।